अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, प्राकृत भाषा की, जिनवाड़ी माता की, प्राकृत भाषा में जितने भी ग्रंथ रचित हैं उन सब की हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी अध्यापकगण, सभी शिक्षकगण आज सुनपुरा ग्राम में एकत्रित हुए हैं। क्या सीखने के लिए? प्राकृत भाषा सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक हमने कल तक की कक्षा में लक्ष्य नामक ग्रंथ को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कल उसका रिवीजन भी किया था। बहुत जल्द उसके आपके उसके एग्ज़ाम भी हाँ उसके आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं ना। ये हटा दो इसके आगे से। हाँ सब बच्चे एकाग्रचित्त होकर के बैठेंगे स्थिर अवस्था में। सब लोग कॉपी पेन ले लेंगे। बीच बीच में जो भी आज पढ़ाया जाएगा थोड़े से नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो लक्ष्य नामक ग्रंथ हमने कल तक की कक्षा में पूरा किया। अब हम क्या सीखने वाले हैं? प्राकृत भाषा। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, लगभग 12 लोगों के नाम आए थे जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, जिनके अपभ्रंश साहित्य अकादमी से एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। संभवतः वे पेपर आपके कुंद कुंद भारती में होंगे दिल्ली में। अगर संभव हुआ तो यहीं पर भी उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व आपसे मिलने के लिए शारदा अम्मा जी भी आई थी। जैसा आपको उस दिन बताया था कि वे प्राकृत की बहुत विद्वान हैं। हमने भी उनसे अध्ययन प्राप्त किया है। इसके साथ ही हमने भी अपभ्रंश साहित्य अकादमी जो जयपुर की संस्था है, भगवान महावीर जी तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी, वहाँ से वह संचालित है। ऐसे संस्था में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है और 1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वह मान्यता प्राप्त है। ऐसा कोर्स हमने भी किया है और यहाँ से 12 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। बाकी के बच्चे लगभग यहाँ पे 30-40 बच्चे अभी बैठे हैं और भी बहुत सारे बच्चे आज वर्षा की वजह से अंदर छोटे हॉल में बैठना पड़ा है। इसके बाद फिर और भी जो बच्चे होंगे तो बड़े हॉल में या खुले प्रांगण में कल से, अगर वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पर आपकी कक्षाएं लगेंगी। आपकी सुविधा के लिए बोर्ड भी लगा दिया है, जिससे कुछ लिखना हो, नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं। वैसे अपने पास स्क्रीन भी है और एक पैड भी है, तो उससे भी कोशिश करेंगे जब हॉल में कक्षाएं आगे चालू होंगी तो पैड के माध्यम से स्क्रीन पर आपकी कक्षाएं लगेंगी, जिससे कि अच्छे से आपको दिखाई दे और सुविधा रहे आपको कुछ भी विषय को समझने में। एक कथा होती है नॉर्मल, तो वह प्रथमान योग में आपने पढ़ी। प्रद्युम्न कुमार चरित्र भी चला अभी पिछले कई महीने से, फिर लक्ष्य चला, अभी पांडव पुराण चल रहा है प्रातः काल की कक्षा में, और संध्या काल में लक्ष्य पिछले हमने लगभग 1 माह से अधिक समय में पूरा किया। तो वह कथा प्रथमान योग की है। और यह क्या है? यह व्याकरण है। और इसमें साथ साथ जो प्राकृत में आपको सिखाया जाएगा, जैसे आप लोग इंग्लिश सीखते हैं स्कूलों में, हिंदी सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, तो उसकी ग्रामर सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं। हाँ, हिंदी व्याकरण। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले आपको व्याकरण सिखाई जाएगी प्राकृत की। वह व्याकरण आपको प्रथमा नियोग के मूल ग्रंथों को पढ़ने में
बहुत सहायक सिद्ध होगी, कारगर सिद्ध होगी कि पूर्वाचार्यों द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जो विशेष ज्ञान है, जो अभी तक विश्व जगत से वर्तमान में जो विज्ञापन है, जो प्रचार है, उससे थोड़ा छुपा हुआ है ना। तो जो मूल ज्ञान हमारे आचार्यों का, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का जो मूल ज्ञान है, अब से सैकड़ों वर्ष प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन, वह ज्ञान अधिकांशतः प्राकृत भाषा में पांडुलिपियों के माध्यम से लिखा गया है। यहाँ पर भी भैया जी लोग काम कर रहे हैं पांडुलिपियों का संग्रहालय बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक देखा होगा कि अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। लिपि देवनागरी है, कहीं कहीं अन्य लिपियाँ भी हैं, परंतु भाषा अधिकांशतः प्राकृत ही है। इस कारण से अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी है, वर्तमान के विद्वानों के द्वारा कोई बात बताई गई है, कई लोग विद्वान नहीं भी हैं तब भी उन्होंने कुछ बताया है, कुछ प्रवचन दिए हैं, कुछ लेखनी से लिख दिया है, कुछ कथानक लिख दिया है, तो कहीं पर यदि आपको अपने ज्ञान से डाउट होता है कि नहीं नहीं ये बात तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, तो चेक कैसे करें? उन्होंने कहाँ से लिखा कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने कहीं का भी नाम ले दिया, कुछ भी बोल दिया कि वहाँ से उसमें ये कहा है, तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए कोई ना कोई पिछला ग्रंथ प्राकृत का निकलेगा। प्राकृत का हो सकता है उन्होंने हिंदी अनुवाद करने में, समझने में, समझाने में गलती करी हो या नहीं भी करी हो, आपको कंफर्म करना है कि यह बात सत्य है कि नहीं है। तो इसलिए आपको भी प्राकृत भाषा सीखनी होगी, जाननी होगी, समझनी होगी, जिससे कि जो मूल ग्रंथ हैं प्राकृत भाषा के, उनको आप समय समय पर पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। भगवान महावीर की दिव्य देशना भी ऐसा कहते हैं कि प्राकृत भाषा में ही आई थी। उसके बाद कालांतर में प्राकृत भाषा में अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। कमल चंद जैन सोगानी जी, जो वर्तमान में जयपुर नगर में है, 90 साल से अधिक उनकी आयु है, लगभग 40-50 वर्षों से प्राकृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। उन्हीं के द्वारा यह संस्था अपभ्रंश साहित्य अकादमी चलाई जा रही है। काफ़ी बड़ी टीम है। बहुत वर्षों की अथक प्रयासों के बाद में बहुत सुंदर बड़ा प्रांगण, बड़ी बिल्डिंग, वहाँ प्राकृत की एकेडमी बनी है। अभी कुछ ही वर्षों पहले हजारों की संख्या में वहाँ पर प्राकृत के पांडुलिपियों का भी संरक्षण किया जा रहा है। इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें भी जाने का, वहाँ पर उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग जब प्राकृत सीखेंगे, सीख जाएंगे, तो आप लोगों का भी एक बार ट्रिप वहाँ लेकर के जाएंगे। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने कुंद कुंद भारती में प्राकृत भवन की स्थापना की है। सुनने में आया है कि इंदिरा गांधी के समय से वह बिल्डिंग बनी, उससे पहले से। बगल में ही न केवल प्राकृत के लिए बल्कि संस्कृत विद्यापीठ भी दिल्ली विश्वविद्यालय से संचालित, उसकी भी स्थापना की गई, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ। वहाँ भी जैन दर्शन का विभाग है। वहाँ पर भी प्राकृत इत्यादि भाषाएं किसी न किसी रूप में सिखाई जाती हैं। वहाँ से भी हमने डॉक्टर अनेकांत जैन गुरुजी वीर सागर जी से अध्ययन प्राप्त किया, जैन दर्शन का डिप्लोमा कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया। कुंद कुंद भारती में जो भवन है, अगर आप कभी वहाँ जाएंगे तो उस पर प्राकृत भवन लिखा है, बड़ा बड़ा। उस भवन का ही नाम प्राकृत भवन है। वहाँ बहुत विशाल लाइब्रेरी है, पुस्तकालय बहुत बड़ा, बहुत सुंदर ग्रंथों का। और वहाँ पर आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने प्राकृत को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किया। वर्तमान युग के जिनके हमने साक्षात दर्शन किए हैं, कुछ वर्ष पहले उनका समाधि मरण हो गया। 90 वर्ष से भी अधिक आयु के वे थे। बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी विद्वान। उन्होंने भी प्राकृत भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
ऐसे सभी पूर्वाचार्य, वर्तमान के समाधिग्रस्त सभी आचार्य, सभी माताजी, सभी आर्यका, सभी विद्वानों को नमन करते हुए आज हम यहाँ पर प्राकृत का स्वाध्याय कुछ सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। प्राकृत सीखने की हमारी लालसा तिलोय परिणति ग्रंथ को पढ़ने से प्रारंभ हुई। जब पहली बार हमने उस ग्रंथ को, 3 लोक के विषय में हमारी रुचि थी, जब पहली बार देखा कि यह ग्रंथ तो प्राकृत भाषा में है, तो उसको पढ़ने के लिए हमने इधर उधर पता किया। फिर मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज हमें मिले। मुनि श्री विहर सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमें शारदा अम्मा जी से मुलाकात हुई और प्राकृत के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ली। उसके उपरांत बाद में जब वह कोर्स कर लिया, सीख लिया, तो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी दर्शन हुए और उनके द्वारा रचित पाह्य शिक्षा जैसे ग्रंथों को पढ़ने का, पढ़ाने का भी हमें सौभाग्य मिला। रेवाड़ी से डॉक्टर अजय जैन शास्त्री जी बहुत विद्वान हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने बहुत सुंदर 5 भागों में बच्चों के लिए पाई शिक्षा 1, पाई शिक्षा 2 इस प्रकार से ग्रंथों की रचना करी। प्रतिवर्ष 400 से अधिक बच्चे उस रेवाड़ी में, जिस स्कूल में वह अध्यापक हैं, प्रतिवर्ष 400 साढ़े 400 बच्चों को वे वहाँ पर प्राकृत की शिक्षा दे रहे हैं। न केवल शिक्षा बल्कि बोलना भी सिखा रहे हैं। प्राकृत में तरह तरह के नाटक करना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से प्रोग्राम करना, ये भी कराए जा रहे हैं, जिससे प्राकृत उन्हें बच्चों को बचपन से ही आए। ऐसी वह भाषा, उसे सुनने के लिए, समझने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। एग्ज़ाम भी इसके देंगे जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो बच्चे लोग हैं वो इसको सीखेंगे और अपने जीवन में इस प्राकृत भाषा का जो सदुपयोग है उसको करेंगे। प्राकृत के साथ साथ यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स आपको कराया जाएगा, उसमें आपको गद्य पद्य सौरभ भी पढ़ाई जाएगी। यानी कि प्राकृत के जो रचित ग्रंथ हैं उनमें से कुछ ग्रंथों का आश्रय लेकर के कुछ उनमें से सूत्र, कुछ गद्यानुवाद, कुछ गद्यांश, कुछ स्रोत, वह भी आपको बताए जाएंगे और उनका अनुवाद, उनका अर्थ भी सिखाया जाएगा, जिससे कि आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे थे, अलग अलग ग्रंथों के नाम भी आपको पता चलेंगे। आपके दर्शन के लिए दिखा देते हैं। ये है आपके ग्रीन कलर की पुस्तक प्राकृत रचना सौरभ। इसमें व्याकरण है, ग्रामर है, ABCD की तरह सेंटेंस बनाना है, पहले वो सीखेंगे और उसके साथ साथ जब थोड़ा सा ये सीख जाएंगे तो प्रतिदिन हम इसका भी अभ्यास करेंगे। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, कुछ कहानियां हैं इसमें। प्रथमा नियोग की, उसको क्या बोलते हैं? गद्य। गद्य माने कथाएं, गद्यांश। पद्य माने पद्य, कुछ कविता के फॉर्म में, कुछ सूत्र के फॉर्म में, कुछ श्लोक के फॉर्म में, तो कुछ काव्य है, काव्य के फॉर्म में, और कुछ गद्य के फॉर्म में, निबंध के रूप। तो इस प्रकार से उसका भी अभ्यास कराएंगे। उसमें भी आपको जीवन उपयोगी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आज का आपका पहला दिन है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ऊपर से बारिश हो गई बाहर के प्रांगण में, दूसरा ये हॉल थोड़ा छोटा है, ऊपर से आज आपको बताना था कि लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, तो थोड़ी व्यवस्था में समय लग गया। अभी कोई ऐसा मतलब देश है जहाँ पे प्राकृत भाषा में बात करते हो आपस में? प्राकृत भाषा, भैया जी पूछ रहे हैं ऐसा कोई देश है जहाँ प्राकृत भाषा में बात करते हैं? पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। या मतलब कोई गुरुकुल में ऐसी चलती हो आपस में वार्तालाप? बहुत सारे गुरुकुल में है व्यवस्था, दिल्ली में भी, अलीपुर में है, वहाँ पर भी शिविर लगाए जाते हैं 10-10 दिन के, कि सब लोग प्राकृत में बात करेंगे। लाडनू में भी है। वर्तमान में जैन दर्शन के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्राकृत भाषा पुनः सिखाई जा रही है, बोलना भी सिखाया जा रहा है, लिखना भी सिखाया जा रहा है। डॉक्टर अनेकानंद जी जैन ने पागद भाषा के नाम से एक न्यूज़लेटर, वह मंथली न्यूज़लेटर निकालते हैं, जिसमें जो भी न्यूज़ छपती है वो प्राकृत में छपती है। बहुत प्रयास कर रहे हैं अनेकानंद सर, प्रेजेंट में चलता है, हर महीने आता है पागद भाषा। बहुत मेहनत करते हैं। आपकी कोई भी न्यूज़ है उसको आप भेजिए, प्राकृत में छापेंगे और पूरे देश में जाता है। कहाँ पर है?
डॉक्टर अनिकांत जैन सर निकालते हैं, दिल्ली वाले वीर सागर जी अनिकांत जी वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्राकृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर इंदु जैन जी भी प्राकृत में सभी जगह, भारत देश के कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वर्तमान में तो प्राकृत में स्तुति करती हैं, उनको ससम्मान बुलाया जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं भारत देश में, दक्षिण भारत में भी बहुत प्राकृत का कार्य चल रहा है। श्रवण बेलगोला से भी प्राकृत की कक्षाएं ली जाती हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, जय कुमार उपाध्याय जी वर्तमान में श्रवण बेलगोला में हेड के रूप में गए हैं, वहाँ पर भी प्राकृत भाषा सिखाई जा रही है, परंतु वहाँ पर लिपि अधिकांशतः कर्नाटक प्रांत में होने के कारण कन्नड़ है। हम लोग यहाँ पर देवनागरी लिपि में, क्योंकि उत्तर भारत में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, हम लोग प्राकृत को जो लिखेंगे समझेंगे अभी देवनागरी लिपि यानी क ख ग घ में हम लोग सीखेंगे। हमें अभी कन्नड़ वगैरह नहीं आती है तो उसमें हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रकाशकीय प्राककथन है उसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे हो सकता है बोर्ड की ज़रूरत आज पड़ जाए या ना भी पढ़े, देखेंगे, परंतु कुछ कुछ बातें प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ लिखवाने का। जो भी इसमें पढ़ेंगे तो भैया जी मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। अभिषेक भैया जी वो यहाँ पर चौक के माध्यम से आपको बोर्ड पर लिख देंगे। यह चतुर्थ संस्करण इसका इस वर्ष आया है, यानी कि 4 बार ये छप चुकी। क्या? प्राकृत रचना सौरभ, अपभ्रंश साहित्य अकादमी, चौथी बार प्रतियां छप गई। डॉक्टर कमल चंद जैन सोगाणी प्रोफेसर हैं उदयपुर से, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के रिटायर्ड हैं, उनके द्वारा यह पूरा कार्य किया गया है। शकुंतला मैडम और बहुत सारी वहाँ पर शिक्षिकाएं हैं जो इस कार्य में उनकी सहायता कर रही हैं। पहले उनकी स्टूडेंट थी, उसके बाद अब वे सब भी बहुत अधिक उम्र के होकर के बहुत सहायता कर रहे हैं। चतुर्थ संस्करण हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त हो कि प्राकृत क्या है कैसे है। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय मिलेगा तो लिखेंगे। प्राकृत रचना सौरभ का चतुर्थ संस्करण पाठकों के हाथों में समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। चौथी बार यह ग्रंथ छपा है। यह व्याकरण तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाठकों ने, पाठक माने जो भी स्टूडेंट हैं, आप सब बच्चे या जिन्होंने ये सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया है, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण व तृतीय संस्करण का भरपूर उपयोग किया। इसके लिए हम पाठकों के आभारी हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने इसको पढ़ा, कोर्स किया। जो लोग भी कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वह एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह अपभ्रंश साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। भैया जी यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देंगे, PRA, हाँ कैसे भी लिख दीजिए, PRA.JAIN प्रा से बन गया प्राकृत, जैन हो गया और उसके बाद APA, हाँ APA.org। APA का मतलब है अपभ्रंश एकेडमी, है ना। PRA.JAINAPA.org इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपभ्रंश का भी कोर्स मिलेगा। कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं आपको जिसको दिखाई नहीं दे रहा है। PRA.JAINAPA.org यहाँ पर शकुंतला मैडम आपको मिलेंगी, उनका नंबर भी लिखवा देंगे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो। और आप यहाँ पर जा कर के, पहले जब हमने किया था तो 500 रुपये की फ़ीस थी, अब शायद 700 या 800 रुपये की फ़ीस है, जिसमें सारी पुस्तकें आपके पास बाई पोस्ट पहुँच जाती हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म की भी फ़ीस उसी में इंक्लूड है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में 700-800 रुपये में ये कोर्स हो जाता है। जिनको भी एडमिशन लेना हो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अपभ्रंश का भी अलग से कोर्स है,
प्राकृत का अलग से कोर्स है और तीसरा जैन दर्शन का कोर्स है। 3 अलग अलग कोर्स यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राकृत का कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद अगर समय मिला तो अपभ्रंश का कोर्स भी करेंगे। हमने भी नहीं किया है, परंतु सोगानी सर ने हमसे कहा था कि अपभ्रंश का कोर्स भी कर लो। वो भी भाषा है? हाँ, प्राकृत भाषा अलग है, अपभ्रंश भाषा अलग है, मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा अलग है। पाली भाषा अलग है, मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, सब प्राचीन भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जिनको भी कोर्स करना हो, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म निकालें। प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स पहले करेंगे, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स बाद में होगा जब सर्टिफिकेट में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए जो भी फीस लगेगी उसको ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, उनके अकाउंट में चेक भी भेज सकते हैं, डीडी भी करा सकते हैं। और फॉर्म आपने जो भरा है उसको बाई पोस्ट भेज सकते हैं या स्कैन कर करके या फ़ोटो खींच करके आप उनको ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पुस्तकें इत्यादि आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आप प्रतिदिन कक्षाएं लेकर के पढ़ सकते हैं। जो लोग किसी कारण से प्रतिदिन नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे संकल्प भैया जी सब लोगों के परोपकार के लिए ये सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे या टीवी के माध्यम से आपको भविष्य में दिखाएंगे, ठीक है ना। किसी चैनल पे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी भैया जी उसको डाल देंगे, ज्ञान दानम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो प्राकृत रचना सौरभ चौथा संस्करण है। जिसने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, अगर 700-800 रुपये का बजट है तो वो एडमिशन ले सकता है और साल में एक बार दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम दे सकता है। यह स्मरणीय है कि वैदिक काल से ही प्राकृत समृद्ध भाषा रही है। जब वेदों का काल था उसको वैदिक काल कहते थे, उसमें भी बहुत फली फूली समृद्ध रही। डॉक्टर देश पांडे लिखते हैं प्राकृत की कुछ विशेषताएं ऋग्वेद के कुछ शब्दों में, वेद होते हैं ना 4 या 3 कितने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे होता है ना, 4 वेद होते हैं ना। हाँ, तो सबसे प्राचीन जो वेद है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। उस ऋग्वेद में हमने भी पढ़ा कि जब उसका प्रारंभ किया है तो 2 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी। क्या चक्कर है भाई, जब ऋग्वेद सबसे पुराने हैं तो उसमें दूसरों को नमस्कार कैसे कर दिया। तो यही इस बात का बहुत पक्का सबूत है कि ऋषभदेव भगवान उससे पहले के हैं, आदिनाथ भगवान। और नेमिनाथ भगवान भी जो अरिष्टनेमी हैं 22वें तीर्थंकर, उन्हें वेदों की रचना से पहले के, उनके पहले स्टार्टिंग में नमस्कार किया है। तो ये बहुत बड़ा एक सबूत है। जो लोग बोलते हैं कि वेद ज़्यादा पुराने हैं, आदिनाथ बाद के हैं, जैन धर्म बाद का है, खुद ही लिख दिया उन्होंने कि हम इस ग्रंथ को लिखने से पहले हम आदि पुरुष ऋषभदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और अरिष्टनेमी नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं कि हमारे कार्य सफल हो गए, ठीक है ना, मंगलाचरण। तो इसलिए प्राकृत की कुछ विशेषताएं ऋग्वेद में भी मिलती हैं। ऋग्वेद कहने के लिए संस्कृत में रचित हैं, परंतु जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो बीच बीच में हो सकता है कुछ अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे, कुछ उर्दू प्रचलित हो गई उसके आ जाएंगे, कुछ पंजाबी के आ जाएंगे, कुछ इधर उधर की जो सुनकर के भाषाएं जो लोगों से सीख ली हैं जनमानस से, उसके शब्द आ जाएंगे। तो ऐसे ही ऋग्वेद में भी प्राकृत का प्रभाव पड़ा है। ध्वनियों में, प्रकृति प्रत्ययों में और वाक्य रचनाओं में मिलता है। कहीं कहीं वाक्यों की रचनाओं में, प्रत्ययों में जो आगे पीछे सेंटेंस बनाते हैं, जो विभक्तियां इत्यादि लगाई जाती हैं, उसमें कहीं कहीं प्राकृत से वह प्रेरित दिखाई देता है, संस्कृत की कई शब्द नहीं होते। पाणिनि स्वयं प्राकृत बोलते थे, बहुत विद्वान हैं। एक पाणिनि का नाम बहुत फेमस है। क्या नाम है? पाणिनि। लिख दो भैया जी, पाणिनि, बच्चों को अगर नोट करना हो तो। पाणिनि स्वयं प्राकृत में बातचीत करते थे
जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं। संस्कृत जो भाषा है वह लिखने की भाषा है, वह विद्वानों की भाषा है। पारणी नहीं, पारण नहीं, ड़ मुकार मंत्र वाला, और बाद में नी, पाड़ी, हाँ छोटी ई की मात्रा ड़ा पे, छोटी ई की मात्रा, नी बड़ी ई की मात्रा ना, हाँ पाड़नी। स्वयं जब बातचीत करते थे तो प्राकृत में करते थे। जैसे कि आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई लेटर लिखना हो, कहीं इंटरव्यू में जाना हो, कहीं मीटिंग में जाना हो, कहीं लेक्चर देने जाना हो, तो इम्प्रेशन के लिए कैसे देते हैं? इंग्लिश में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं। लेटर भी इंग्लिश में लिखते हैं, ईमेल भी इंग्लिश में लिखते हैं, व्हाट्सएप पे भी अंग्रेजी में चलता है, फेसबुक पे भी अंग्रेजी में चलता है कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमें लिखना आता है। परंतु जैसे ही आपस में बातचीत करते हैं तो अपनी जो मातृभाषा है उसमें हिंदी में करते हैं, है ना। जब यारी दोस्ती निभाएंगे, जब अपशब्द बोलेंगे, जब गप्पे मारेंगे तो किस में मारेंगे? हिंदी में मारेंगे। जैसे ही बॉस के केबिन में जाएंगे तो खड़े होके इंग्लिश में बात करेंगे। जब इंटरव्यू में जाएंगे टाई पहन के, कोट पहन के, तो अंग्रेजी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, शब्द भी न पेतुले रहेंगे। तो क्या मतलब है कि मैं विद्वान हूं, मुझे ये भाषा आती है। तो ऐसे ही संस्कृत और प्राकृत का रिश्ता रहा है कि जब इंग्लिश नहीं थी तो प्राकृत कैसी भाषा थी? जैसी अभी हिंदी है। हमारी मातृभाषा थी प्राकृत भाषा, है ना। कालिदास के समय, अशोक के समय, सारे काल में प्राकृत भाषा में सभी लोग आपस में घर घर में बातचीत किया करते थे। बच्चों की भाषा, महिलाओं की भाषा, बड़ों की भाषा। जैसे अभी हमारी यहाँ पर हिंदी है, आप बंगला में जाओगे पश्चिम बंगाल में बंगाली है, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी है, दक्षिण भारत में अलग अलग स्टेट में उनकी वैसी भाषा, बिहारी में बिहारी है। अब हमने कई बार देखा है, हमारे कई मित्र हैं जो जयपुर वगैरह के राजस्थानी हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। जैसे ही वो उनका किसी का फोन आ गया घर वालों का, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी भाषा बोल रहे हैं। कोई भोजपुरी बोलता है, बिहारी आदमी है, अपने घर वालों से अभी बताते हैं हड़प्पा को, और कोई राजस्थानी है तो वहाँ की जो बीकानेर अपनी भाषा है वो बोलता है। तो यानी कि जब अपने लोगों से बात करता है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनकी अपनी मातृभाषा में ही बात निकलती है, ऑटोमेटिकली। विदेश में, अमेरिका में बहुत लोग चले गए, कोई गुजराती चला गया, कोई उत्तर प्रदेश का चला गया, वहाँ उनके बच्चे बोलने में सब गुजराती बोल रहे हैं, लोकल भाषा कहलाएगी, नहीं गुजराती में बात कर रहे हैं उनके बच्चे। अमेरिका रह रहे हैं, बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, क्योंकि माँ बाप घर में वही बोल रहे हैं, तो बच्चे वही गुजराती बोल रहे हैं। जब स्कूल में जा रहे हैं तो कोई फ्रेंच में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई स्वीडिश में बोल रहा है। जैसे देश में जहाँ रह रहे हैं उसके हिसाब से स्कूल में तो वो वाली भाषा चल रही है, घर में आते ही बैग उतारते ही गुजराती आ गई, बांग्लादेशी बंगाली आ गई, कन्नड़ आ गई, वो आ गई, बिल्कुल ढीठ आ गई पूरी जो उनकी देसी भाषा। क्या कारण है कि उनका जो आपसी वार्तालाप है वह अपनी मातृभाषा में ही निकलता है। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको दो भाषाएं बोलनी पड़ेंगी। मन में आप हिंदी बोलोगे, फिर धीरे धीरे करके उसकी आप अंग्रेजी बनाओगे, लगेगा नहीं टाइम। अगर आपको हमसे अंग्रेजी में बात करनी है तो पहले मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक जैन है, 1 मिनट के लिए सोचोगे, फिर कहोगे माई नेम इज अभिषेक जैन, तो सोचना पड़ेगा, डबल बात आएगी, इमेज बनानी पड़ेगी। अंग्रेज लोगों को अंग्रेजी में इमेज नहीं बनानी पड़ेगी, उनकी बाय डिफॉल्ट वही निकलेगी। उनको अगर हिंदी सीखनी है, हिंदी बोलना है, तो अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे। तो ऐसे ही प्राकृत का और संस्कृत का रिश्ता रहा है। पहले जो रिश्ता प्राकृत का हिंदी ने ले लिया और संस्कृत का अंग्रेजी ने ले लिया यहाँ वर्तमान में, ठीक है ना। विद्वानों की भाषा अब क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई, और गांव वालों की भाषा कौन सी रह गई? हिंदी रह गई।
कि आपस में हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। कोई बिहार का यहाँ जाता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये तो हिंदी में बात कर रहा है, इसको नौकरी नहीं देनी, इसको तनख्वाह कम मिलेगी, अगर रख भी लिया तो इसको तो नीचे वाला काम देना है। साहब कौन बनेगा? अंग्रेजी वाला बनेगा, भले ही नॉलेज में कम हो, वह बाद में देखा जाएगा, क्योंकि भाई लेटर लिखना है, बाहर लोगों से बात करनी है, तो इसलिए अंग्रेजी का है, जानता है विदेशी भाषा, तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। इतना क्रेज क्यों हो गया इंग्लिश का? क्या क्योंकि बाहर, हमने बताया ना, बाहर के लोगों से व्यापार चलेगा, तो हिंदी वाला कैसे कर पाएगा? दूसरे स्टेट के लोगों से व्यापार चलेगा, विदेशियों से व्यापार चलेगा, तो इंग्लिश वाला। अभी हमने भैया जी को एक काम दिया छोटा सा, तो थोड़ी सी इंग्लिश में समस्या आई, तो फिर क्या है कि कभी हम लिखेंगे, कोई लेटर बनाएंगे, कोई किताब लिखेंगे, तो सब लोग तब पढ़ पाएंगे जब पूरी व्यापक भाषा होगी, उसको सब लोग समझ पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी मूवी है, पूरे विश्व में लोग देखते हैं, अंग्रेजी के उपन्यास है, तो पूरे विश्व में बिकता है। आपकी एक भाषा एक जगह तक सीमित होकर के रह जाती है, इसलिए वर्तमान समय के हिसाब से। तो ऐसे ही पाणिनि के बारे में आया कि वे भी जब आपस में बात करते थे अपने घर में, तो प्राकृत में ही करते थे, जिन्होंने पाणिनि ने संस्कृत वगैरह का व्याकरण का काफी काम किया, कोई विद्वान है संस्कृत की। प्राकृत भाषा वैदिक काल से पतंजलि के समय तक लोक व्यवहार की भाषा रही है। यानी कि जब वेदों का भी काल था, तो लिखने के लिए वेद संस्कृत में लिखे गए, विद्वानों के लिए, जैसे कोई किताब लिखी, कोई आपने एक्ट बनाया, कोई पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ, वो कैसे हो रहे हैं? सब इंग्लिश में बनते, बड़े बड़े ग्रंथ। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, वो भी अंग्रेजी में बनाया अम्बेडकर जी ने, है ना? तो बड़ी बड़ी एक्ट, बड़ी बड़ी किताबें सब अंग्रेजी में ही बनाई जाती हैं। उस समय संस्कृत में बनाई जाती थी, परंतु प्रचलित भाषा प्राकृत थी। पतंजलि के काल में भी, लिख दो यहाँ पे पतंजलि, बाबा रामदेव वाली पतंजलि नहीं, उन्होंने तो इस नाम से कंपनी बना ली है। पतंजलि भी एक ऋषि थे, हाँ। तो पतंजलि के समय में भी प्राकृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा थी। पतंजलि, हाँ सही है। वैदिक व्याकरण और शब्दों का प्राकृत से नाना स्थलों में साम्य है। जो वैदिक व्याकरण है, यानी कि जो वेदों की व्याकरण है, जिसमें चारों वेद लिखे गए हैं, और उसमें जो शब्द यूज में करे गए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, वह शब्द, बहुत सारे शब्द प्राकृत से साम्य माने समांतर रखने वाले हैं, है ना? अभी जैसे हमने बोला, लाइन बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, यूज में आया कुछ भी, तो ये क्या हो गया? अब कोई बाद में लेकर के बैठेगा तो कहेगा ये तो यूज शब्द इंग्लिश का है, इसका मतलब उस समय इंग्लिश चलती थी। अगर 100 साल बाद कोई हमारे बात को लिखेगा, 200 साल बाद, अरे उस समय अंग्रेजी भी थी और साथ में हिंदी भी थी। तो यही बात वेदों को पढ़कर पता चलती है कि बहुत सारे शब्द वेदों के ऐसे हैं जो मूल रूप से संस्कृत के नहीं हैं, प्राकृत के हैं। क्योंकि जब उनको लिखा तो प्रभाव पड़ता है ना लिखने वाले का, आसपास की उसके जो ज्ञान है उसको सुनता है, समझता है, हर चीज़ 100% व्याकरण की दृष्टि से उस पर कई वर्ड है, जैसे इससे हाँ बहुत सारे वर्ड, बिल्कुल द्वार को डोर बोलते हैं, बिल्कुल। महावीर और बुद्ध ने जन भाषा प्राकृत में उपदेश देकर सामान्य जनों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान महावीर की जो भी समूह शरण लगे, जो भी दिव्य ध्वनि आई, वो जनमानस प्राकृत में आई, क्योंकि उन्हें जनता के दिल को छूना था। हम जब सीए करने दिल्ली आए तो 2002 की बात है, ठीक है। कनाट प्लेस में कक्षाएं लगती थी, हमने ऐसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया अपने ऑफिस के साथ में। तो एक गुरुजी थे, अकाउंट्स पढ़ाते थे, उनका नाम था पपनेजा सर। हाँ, पपनेजा सर उनका नाम था। हमने एडमिशन लिया एकेडमी ऑफ कॉमर्स में, कनाट प्लेस में, बढ़िया सा स्कूल था, लगभग पूरा हॉल खचाखच, आप बच्चों से भी 4 गुना ज़्यादा बच्चे खचाखच भरे हुए थे। बड़ा नाम सुना था उनका, सब बच्चे अकाउंट्स पढ़ने उनसे जाते, हम भी पहुंच गए। 2 घंटे की पता नहीं कितनी लंबी क्लास लगी, हमारे एक भी शब्द समझ में ही नहीं आया। और इतना नाम दिल्ली में,
मामला गंभीर, समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया, बस वो जो लिख रहे हैं बोर्ड पे उतना लिख पा रहे हैं। टोटल उनका लेक्चर पूरा अंग्रेजी में, हमारे ऊपर से बिल्कुल। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? थोड़ी सी एडमिशन की फीस दी थी, आगे हमने फीस ही नहीं दी कि भैया जब समझ में ही नहीं आ रहा तो 4 महीने खराब करके क्या करना। और बाकी बच्चे इतने तारीफ करते, क्योंकि जितने भी बच्चे और आए थे 10-5 हमारे जैसे छोड़ करके, बाकी सब दिल्ली वाले थे। वो बचपन से अंग्रेजी बोलते थे बढ़िया, उनके समझ में आई, अरे बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया। हम हिंदी वाले आगरा से आए भाई, सब ऊपर से चला गया। तो हम 1-2 क्लास करी होंगी उनकी, उसके बाद फिर दूसरी जगह एडमिशन लिया। दूसरी जगह भी एडमिशन नहीं लिया, नोट्स से पढ़ लिए। फ्री में पढ़ लिया ना, नोट्स फोटोकॉपी करा कर। उस समय उनकी फीस शायद 4-5 हज़ार रुपये थी, 2-3 महीने की, 2002 में। नहीं, उसकी सीए इंटर होता था। तो उसके बाद फिर हमने पता किया, लक्ष्मी नगर में और जगह एक टीचर थे भगवान लाल जी, उनने कम से कम 4 बिल्डिंग बना ली वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी। कैसे बना ली? हजारों बच्चे पढ़ा रहे, और वो अंग्रेजी बोलने वाले 100-150 बच्चे पढ़ाते थे। कैसे भाई हजारों बच्चे पढ़ा रहे हैं? वो बिल्कुल बिहारी भाषा में पढ़ाते थे, देसी भाषा में, क्योंकि सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से आते थे, 90% बिहार से आते थे, बाहर के देशों से, प्रदेशों से आ रहे हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे दिल्ली के 100-200 हैं, 2-4 हज़ार बच्चे बाहर के हैं। तो अंग्रेजी वाले तो उन्होंने ले लिए कर्नाटक पुलिस वालों ने, और हिंदी और बिहारी वाले लक्ष्मी नगर वालों पे ले लिए। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। उनके भी लेक्चर एक बार सुने, बिल्कुल सिंपल भाषा, हंसी मजाक की भाषा, देसी ठेठ भाषा, बच्चों को दिल तक छू रही है। बाकी जो लिखना है वो तो अंग्रेजी में लिख ही लेंगे, समझाने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए जिसको वो जानता हो। ऑडियंस, प्रजा को देख करके, प्रजा पे इंप्रेशन मारना है तो ऐसी जगह मारो, वो अलग जगह है। अगर बच्चों को पास कराना है, समझाना है, उनके दिल और दिमाग को छूना है, तो जो भाषा वो जानते हैं उसमें आपको बात करनी पड़ेगी, उससे वह प्रतिदिन अपने मन से आएंगे। अगर हम यहाँ बैठ करके हंसी मजाक नहीं करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, बच्चों के ऊपर से निकल जाएं, तो जबरदस्ती तो बैठ जाएंगे, भैया जी ने डंडा मार के बैठाया, लेकिन वो मन से नहीं बैठेंगे। भगवान महावीर, बात पूरी कर लें, भगवान महावीर इस बात को जानते थे। दोनों टीचर जो हमने उदाहरण दिए अपने अनुभव से, उसके भेद को जानते थे, विद्वान थे, केवल ज्ञानी है, समूसरण लगा है। उनको ऐसी संसार की कौन सी भाषा है जिसका ज्ञान नहीं हो, लेकिन उन्होंने कौन सी भाषा में बात करी जो लोगों के दिल पे छुए, जिसको वह अपनी अपनी भाषा में जाने। पशु पक्षी हैं, उनकी भाषा में, जहां का मनुष्य, जिस प्रांत का मनुष्य, उसकी भाषा में, तो वह मूल रूप से प्राकृत भाषा होती है। दिव्य ध्वनि के प्रभाव से, गौतम गणधर के प्रभाव से वह उस प्रकार से एक तरह से कहने के लिए ट्रांसलेट हो जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है कि जो व्यक्ति जैसी भाषा में जानता है, समझ सकता है, उसको एक एक शब्द, बच्चों के लिए बच्चों की भाषा, बड़ों के लिए बड़ों की भाषा, एक ही समय पर इतनी लाखों प्रकार से वह भाषा विभक्त हो जाती है। ऐसी, इसीलिए उसको क्या बोला? दिव्य ध्वनि, दिव्य भाषा होती है। अर्धमागधी, वो प्राकृत के भी भेद आएंगे, वो प्राकृत के भेद हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, अर्धमागधी, अभी आएगा, सब चीजें आएगा इसमें। तो क्यों हमने अपना उदाहरण दिया? क्योंकि हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या, इसलिए हम उस क्लास से निकल लिए। एक दूसरे टीचर और आज भी चलते हैं सीए में, प्रवीण शर्मा जी, वो भी बिल्कुल बहुत फेमस हैं, शुद्ध हिंदी में पढ़ाते हैं। खान सर है यूट्यूब पे, भैया जी बताएं। हाँ, तो जिससे कि हमें सामने वाले को अपनी विद्वता नहीं बतानी है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, हमें सामने वाले का फायदा कराना है कि उसकी चीज समझ में आए, है ना। वह समझेगा तभी तो वो ग्रहण कर पाएगा। उसके अगर कान से अंदर ही नहीं गई वह भाषा, तो यहां तक कैसे जाएगी, समझ रहे हैं? कान से ही वापस लौट जाएगी, समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पर बहुत ध्यान रखा भगवान महावीर ने भी और भगवान बुद्ध ने भी। चलिए 5 मिनट और पढ़ाएंगे, क्योंकि कई बच्चों का समय हो रहा है, आज कक्षा लेट शुरू हुई है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज। बुद्ध ने भी इस बात का ध्यान रखा
कि जन भाषा प्राकृत ने उपदेश देकर सामान्य जनों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि साधारण लोगों के लिए वो प्रवचन दे रहे थे, वो विद्वानों के लिए प्रवचन नहीं दे रहे थे, है ना। मौर्यों के काल में तो प्राकृत राजभाषा थी। मौर्य हुए ना, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम जैन सम्राट, उसको मातृभाषा राजभाषा घोषित किया हुआ था। अशोका ने भी जितने भी शिलालेख लिखवाए, चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है वह भी प्राकृत भाषा का ही है। तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है कि उनके समय में, अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय, सभी समय प्राकृत भाषा ही प्रचलित थी। चंद्रगुप्त अशोक के दादा थे। मौर्यों के काल में प्राकृत राजभाषा थी, किंतु उसका यह क्रम सातवाहनों के काल में भी जारी रहा। लिख दो, सातवाहन भी बड़े फेमस रहे हैं। मौर्यों के बाद सातवाहन आए, सातवाहन भी उस समय बड़े फेमस थे। सात नाम है, जैसे मौर्य काल, सातवाहन काल, है ना। जैसे आता है ना विक्रम संवत, हाँ विक्रम काल, विक्रमादित्य से शुरू हुआ। सातवाहन के काल तक भी प्राकृत भाषा बहुत प्रचलित रही। दक्षिण की कई भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम प्राकृत से आज भी बहुत अधिक मेल खाती हैं। आज भी जो दक्षिण में भाषाएं चलती हैं, तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़ है और मलयालम है, ठीक है। इन भाषाओं में तमिल कहां पे बोली जाती है? तमिलनाडु में। और कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल भाषा, केरल प्रांत में बोली जाती है। तमिल और तेलुगु दोनों तमिलनाडु में प्रचलित भाषाएं हैं। आज भी वहां पर जो लोग बातचीत करते हैं उसके कई सारे शब्द प्राकृत से मेल खाते हैं। अगर अपने भारत देश की वर्तमान की 40, 50, 60 भाषाएं अगर सम्मिश्रण कर दी जाएं तो प्राकृत बन जाती हैं। वहीं की, तमिलनाडु की है, तेलुगु उड़ीसा की है, उड़िया है, उड़ीसा की तो उड़िया, हाँ वहीं की है, तमिल तेलुगु। हाँ, तो अगर अपने देश में वर्तमान में कहीं राजस्थानी शब्द हैं, कहीं बिहार की भाषाएं हैं, कहीं गांवों की भाषाएं हैं, कहीं जैसे आप गुजर की भाषाएं हैं, कहीं इतने सारे, बिहार में भी 50 भाषाएं, गांव की अलग अलग भाषाएं चलती है। अगर सबके कुछ कुछ शब्द ले लिए जाएं तो प्राकृत भाषा बन जाती है। बहुत आसान है। अभी जब हम शब्द पढ़ेंगे ना प्राकृत के, अरे ये तो हमारे गांव में इस चीज को यही बोलते हैं, अभी आप लोग बोलोगे, जब शब्द पढ़ेंगे ना कुछ कुछ, आप बोलोगे अरे हमारे एमपी में बोलते हैं, आप बोलोगे अरे हमारे यूपी में बोलते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद के। आप मैडम? दादरी के। और आप? नहीं, पीछे से कहाँ के हैं? यहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो गाँव के अभी जब कल से पढ़ने बैठेंगे ना, शब्द बनाएंगे, कहीं प्रभाव पड़ता है। किसी की भाषा के शब्द ले लेते तो, हाँ जैसे अभी हमने हिंदी बहुत सारे इंग्लिश के शब्द ले लिए, उर्दू के ले लिए, पंजाबी के ले लिए, उसको अपभ्रंश कहते हैं क्या? मेल। हाँ अभी आएगा, सब आएगा, सब पहुंचेंगे धीरे धीरे। अपभ्रंश भी आएगी, पूरा इतिहास सब पढ़ाएंगे यहाँ पर। कालिदास के नाटकों में देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। कालिदास का नाम हमने लिया था, लिख दो यहाँ पर, कालिदास। कालिदास बड़े फेमस कवि रहे, उनके नाटक लिखे जाते थे और रंगमंच पे वो नाटक दिखाए जाते हैं आज भी। हमने मंडी हाउस में दिल्ली में कई बार नाटक देखे हैं, तो वहाँ पर कालिदास के नाटक, नुक्कड़ नाटक हैं, रंगमंच हैं, बहुत सारे आज भी प्रचलित हैं। तो वो सब किस में थे? प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि नाटक नौटंकी किसके लिए होती है? विद्वानों के लिए नहीं होती है, जनता के लिए होती है। जनता को एक संदेश देने के लिए होती है। उस समय की जो समस्याएं हैं, जो वो कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं बच्चों का, बड़ों का। जो पिक्चर होती है वो किस भाषा में होती है? वर्तमान में हमारी जो फिल्में देखने जाते हैं, अभी वर्तमान में जो पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं,
हिंदी में होती है। जब वो हीरो हीरोइन इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पर किसी चैनल पर, तब कौन सी भाषा बोलते हैं? वहां झाड़ते हैं अपनी कि हमें अंग्रेजी आती है। जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तब पूरे मैच में गालियां भी देते हैं। क्रिकेट खेलते हैं आपस में, कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी में, आपस में। जब लास्ट में मैन ऑफ द मैच लेने जाते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? माइक मिलते ही देखा है ना, फर्क समझ में आ गया आपको? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि मैं विद्वान हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। तो इंटरव्यू लेने वाला कौन होता है? मैं टूटी फूटी बोलूंगा, है ना? तो यही फर्क है। कालिदास ने क्यों नाटक प्राकृत में लिखे? क्योंकि पब्लिक के समझ में आए। पिक्चरों में क्यों वो हिंदी में एक्टिंग करते हैं? क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक के समझ में ही नहीं आएगा तो कौन टिकट खरीद करके पिक्चर देखेगा? वहां पर थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू है, वहां हमें दिखाना है कि हम देखो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम जो है बड़े आदमी हैं। तो सारे हीरो हीरोइन जब किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, कभी टीवी चैनल पे जाते हैं, तो बहुत कम होता है जो हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं पटर 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 क्योंकि वहां पर दूसरी बात है, समझ रहे हैं? हिंदी वालों को तो वही फर्क है। ये भी बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं कि कालिदास ने अपने सभी नाटकों में प्राकृत भाषा का अत्यधिक उपयोग किया। यह इस बात का प्रमाण है कि उसके समय में प्राकृत बोलने वालों की संख्या अधिक थी, क्योंकि नाटक तभी तो प्रचलित होगा, तभी तो उसकी कहानियां आगे तक जाएंगी। तो आज की बात को, क्योंकि आपका समय हो रहा है, यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को जल्दी भी जाना होता है। कल से अपन 4 बजे बिल्कुल सही समय पर बैठेंगे। भूमिका बन गई है अपनी, थोड़ा स्थान भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ऐसी चलती रहेगी अच्छे से तो ऐसी चला लेंगे, नहीं तो स्क्रीन पे चलाएंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, जय बोली प्राकृत भाषा की, जय बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, प्राकृत में जिस भी महाराज ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब की, प्राकृत भाषा के लिए जिन भी पूर्वाचार्यों ने जो भी अपना योगदान दिया है उन सब की, सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जयदू। अच्छा, जयदू जड़ंदू कौन सा शब्द है? और रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? अभी कल पढ़ेंगे रमोकार मंत्र। रमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में ही है, ठीक है।